हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 पर। यह मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो और डाल चुका हूं। आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, इस अधिनियम का उद्देश्य है, ये आपको बताना है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। स्वापक औषधियों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करना, स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार से प्राप्त संपत्ति का संपहरण, स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों का क्रियान्वयन। तो वैसे तो कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें आपका डी आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, यह अधिनियम लागू हुआ। देखो, लागू होने की बात करता तो ये जो लागू हुआ था 14 नवंबर 1985 को, 14 नवंबर 1985 की अधिनियम लागू हुआ था। इस अधिनियम का विस्तार है, तो आप पता होगा पूरा आजकल जो भी अधिनियम होता है सबका विस्तार संपूर्ण भारत होता है, तो इसका विस्तार भी होगा संपूर्ण भारत पर, इसका विस्तार होगा। यह अधिनियम, क्वेश्चन, यह अधिनियम लागू होगा। अब यह अधिनियम किस पर लागू होगा, यहाँ पर देखना है कि भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर, भारत में पंजीकृत जलयान पर सवार सभी व्यक्तियों पर, भारत में पंजीकृत वायुयान पर सवार सभी व्यक्तियों पर। तो यहाँ पर भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिक अगर स्मगलिंग कर रहा है ये सब पदार्थों को, उस पर भी लागू होगा। भारत में पंजीकृत जलयान पर सवार है व्यक्ति, भले दूसरे देश में पहुंच गया हो जलयान, तो भी लागू होगा। भारत में पंजीकृत वायुयान पर सवार है तो भी लागू होगा। मतलब डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी पर ये लागू होगा। क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसकी स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ पर आश्रितता हो कहलाती है। इसमें आपको बताना है जो आश्रित हो वो क्या कहलाएगा। सही आंसर इसको बी आएगा, व्यसनी। उसको क्या कहते हैं, व्यसनी कहा जाता है। कैनबिस से अभिप्राय है चरस, हशीश, तेल, गांजा, उपरोक्त सभी। तो कैनबिस से तो पूरा आ जाता है, चरस भी आता है इसके अंदर, हशीश, तेल आता है, गांजा, मतलब डी वाला आंसर उपरोक्त सभी आएगा। कोको के व्युत्पाद से अभिप्रेत है, इसमें से कच्चा कोकेन, एकोगोनिन, कोनेन, उपरोक्त सभी इसमें से आपको बताना तो ये सही है। इस कच्चा कोको के व्युत्पाद माने कोको से जो बन रहा है, कच्चा कोकेन भी बन रहा है, एकोगोनिन बन रहा है, कोकेन बना, उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन है, कोका पत्ती के अंतर्गत नहीं आता है। तो कोका पत्ती के अंतर्गत नहीं आता है एकोगोनिन, कोकेन, एकोगोनिन, एल्कलॉइड, उपरोक्त सभी। तो देखो, कोका पत्ती एक अलग चीज है। कोका पत्ती से जो बनते हैं ये सब बनेंगे, इसके फल से बनेंगे, उससे बनेंगे, तो उपरोक्त सभी डी वाला आंसर आ जाएगा। 8वां का डी। ये सब एकोगोनिन, कोकेन, एकोगोनिन, एल्कलॉइड, ये सब कोका पत्ती के अंतर्गत इसमें नहीं रखा गया है। एरिथ्रोजाइलान वंश के जाति का पौधा कहलाता है। कोका पत्ती, कोका पौधा, कैनबिस पौधा, उपरोक्त सभी इसमें से आपको बताना है। सही आंसर एरिथ्रोजाइलिन वंश के जाति के जो पौधा है कोका पौधा कहलाता है। कोका पौधा जो है एरिथ्रोजाइलन वंश के जाति का पौधा होता है। तो 9वां का जो आंसर बी आएगा। अवैध व्यापार से अभिप्रेत है कोका के पौधे खेती करना, अफीम पोस्त की खेती करना, कैनबिस के पौधे की खेती करना, तो डी वाला आंसर आ जाएगा। सही आंसर कि भाई सब के सब तो अवैध व्यापार है ये। क्वेश्चन है, स्वापक औषधियां या मना प्रभावी पदार्थों के संबंध में विनिर्माण के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। औषधियां या पदार्थ प्राप्त किए जाने के सभी प्रक्रियाएं, ऐसी औषधियों का पदार्थों का परिष्करण, ऐसी औषधियों और पदार्थों का रूपांतरण, ये सब के सब इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन है, विनिर्मित औषधि से अभिप्रेत है। इसमें से आपको बताना है कि विनिर्मित औषधि से क्या अभिप्रेत है, ये आपको बताना है। तो कोका के सभी व्युत्पाद, औषधि, कैनबिस, अफीम व्युत्पाद, पोषण, शांत, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यही आएगा। स्वापक औषधि से अभिप्रेत है तो कोका पत्ती, अफीम, विनिर्मित औषधि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तो ये स्वापक औषधि सभी है, कोका पत्ती, अफीम, विनिर्मित, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अफीम से अभिप्रेत है, ये आपको बताना। तो अफीम पोस्त का स्कंदित रस,
अफीम पोस्त के स्कंदित रस का निष्प्रभावी पदार्थ सहित मिश्रण, अफीम पोस्त का स्कंदित रस का निष्प्रभावी पदार्थ रहित मिश्रण, चाहे सहित हो, चाहे रहित हो, चाहे स्कंदित हो, सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर तो 14 का आंसर भी आपका डी ही आएगा। क्वेश्चन से अफीम के व्युत्पाद से अर्थ क्या है? औषधि अफीम, निर्मित अफीम, फिनेफ्थ्रिन एल्कलॉइड। तो इसमें भी जो आंसर आपका डी लगाएगा, तो 15 जो आंसर जो आएगा इसमें डी उपरोक्त सभी आ जाए, केवल आपको याद होता चला जाएगा। अफीम पोस्त से अभिप्रीत है, अब इसमें बताना है। तो पेपेवर सोमनीफेरल एल जातियों का पौधा, पेपेवर की किसी अन्य जाति का पौधा जिसमें अफीम निकाला जा सकता है, पेपेवर की किसी अन्य जाति का पौधा जिसे फिनेथ्रिन एल्कलॉइड निकाला जा सकता, तो उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका जो आएगा उपरोक्त सभी आएगा। ये आपका एक एक नजर याद होता चला जाएगा इस पाठ के पूरा कोर्स का। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कोई प्राकृतिक या संश्लेषित पदार्थ या कोई प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री या कोई लवण जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मना प्रभावी पदार्थों की सूची में सम्मिलित निर्मित कहलाता है। तो मना प्रभावी है, तो इसका आंसर भी यही होना चाहिए, बी आएगा। मना प्रभावी पदार्थ ही कहलाता है। भारत के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से, ध्यान से देखेंगे, भारत के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से भारत के किसी दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को ले जाना कहलाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई एक राज्य से दूसरे राज्य अगर मैं इन पदार्थों को लेके जाता हूं तो क्या कहलाएगा। सिंपल भाषा में, एक राज्य से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य में एमपी मध्य प्रदेश अगर लेके जा रहा हूं तो क्या कहलाएगा। भारत में आयात, भारत में निर्यात, अंतर्राज्यीय निर्यात या परिवहन, इसमें से आपको बताना है कि क्या कहलाएगा। सही आंसर इसको अंतर्राज्यीय निर्यात कहा जाएगा, अंतर्राज्यीय निर्यात कहा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है। माने छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पर ले लीजिए, अब एक राज्य रायपुर से बिलासपुर हस्तांतरण हुआ या सरगुजा हस्तांतरण हुआ, तो इसको क्या कहेंगे। परिवहन, अंतर्राज्यिक निर्यात, आयात निर्यात या निर्यात, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसको परिवहन कहा जाएगा अगर एक ही राज्य के अंदर हो। क्वेश्चन से मना प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने या उसे लोप करने की शक्ति है, इसमें से आपको बताना राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, इसमें से कोई आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये केंद्रीय सरकार को ये शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन है, स्वापक औषधियों में औषधियां आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उपाय किए जाने का प्रावधान किस धारा में है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसमें से चुनना है। सही आंसर भी आएगा, धारा 4 में ये उपाय बताया गया है। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत स्वापक आयुक्त कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। इन धाराओं में से आपको चयन करना है। सही आंसर इसमें भी आएगा, धारा 5 में स्वापक आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। स्वापक औषधि और मना प्रभावी परामर्श समिति का प्रावधान किसमें है, इसमें से आपको बताना है। धारा 3, 4, 6 या 9 में। तो सही आंसर धारा 6 में, धारा 6 में स्वापक औषधि मना प्रभावी परामर्श समिति का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ की परामर्शदात्री समिति जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या क्या होगी। मैंने अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या इसमें से आपको बताना है क्या होगी, ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा, 20। अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या क्या होगी, अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों संख्या 20 होगी। अध्यक्ष मिला दिया जाए टोटल 21 हो जाएंगे। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। देखो, केंद्र सरकार का नहीं पूछ के राज्य सरकार पूछा, तो राज्य सरकार को अधिकारी को नियुक्ति करने की जो शक्ति दी गई है इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका भी आएगा, धारा 7 में। औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि का प्रावधान है। मैंने राष्ट्रीय निधि का इसमें
किसमें प्रावधान है दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए? 6 में, 7 में, 7A या धारा 8 इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा धारा 7A में। 7A में राष्ट्रीय निधि का प्रावधान किया गया, जिसमें कुछ पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और इसका सदुपयोग किया जाएगा लोगों को सुधारने उधारने में या उनको इस प्रकार के व्यवसायों को समाप्त करने में। धारा 7A के तहत औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि स्थापित कर सकता है। कौन कर सकता है ये आपको बताना है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त सभी संसद। सही आंसर इसका ए आएगा। एक केंद्रीय सरकार को जाता है कि राष्ट्रीय निधि का स्थापित करे। क्वेश्चन है राष्ट्रीय निधि में जमा किया जाएगा, इसमें से आपको बताना है क्या जमा किया जाएगा। वह रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निर्मित संसद के निधि द्वारा विनियोग के पश्चात उपलब्ध कराए। अध्याय 5A के अधीन संपहत किसी संपत्ति के विक्रय आगम, ऐसे कोई अनुदान जो किसी व्यक्ति का संस्था द्वारा दिया गया हो। तो सही आंसर डी आ जाएगा उपरोक्त सभी। ये सब के सब राष्ट्रीय निधि जो होगा उसमें जमा होगा। क्वेश्चन से निधि का उपयोजन किस उपायों के संबंध में होने वाले खर्च को पूरा करने हेतु किया जाएगा। पढ़ाते पढ़ाते मैंने पढ़ दिया था। स्वरूपक औषधि मना प्रभावी या नियंत्रित पदार्थों का अवैध आयात निर्यात का प्रतिरोध हेतु, स्वरूपक औषधि या मना पदार्थों को दुरुपयोग हेतु और व्यसनी के पहचान, इलाज और पुनर्वास हेतु। ये तीनों के लिए ही इस निधि का इस्तेमाल किया जाएगा। तो डी आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन यहाँ पर आता राष्ट्रीय निधि के अधीन वित्त पोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट संबंधी प्रावधान है। उन्हें वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में ये पूछता है भाई वार्षिक रिपोर्ट जो दिया जाएगा उसका प्रावधान किसमें किया गया है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर बी आएगा धारा 7B में। धारा 7B में वार्षिक वित्त पोषण के क्रियाकलापों का वार्षिक रिपोर्ट संबंधी जो केंद्र सरकार को सौंपेगा जो भी है, तो ये धारा 7B में ये बताया गया है। धारा 8 के तहत किस प्रक्रिया का प्रतिषेध किया गया है, माने किस प्रक्रिया का प्रतिषेध किया गया है। तो यहाँ पर जो अक्सर उपरोक्त सभी वाला जो आता है कोका पौधा खेती, कोका पौधे में किसी भाग का संग्रहण, अफीम पोस्त कैनबिस पौधे खेती, तो ये बिल्कुल कॉमन सा डी वाला आंसर आ जाएगा भाई। इन सब का प्रतिषेध ये करता है। धारा 9 के तहत अनुज्ञा, अनुज्ञा माने होता है जो आज्ञा लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। धारा 9 के तहत अनुज्ञा देने, नियंत्रण और विनियमन करने की शक्ति प्राप्त है। किसे प्राप्त है ये आपको बताना है। तो ये राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, उच्च न्यायालय या कलेक्टर। सही आंसर भी आएगा एक केंद्रीय सरकार को ये प्राप्त है। क्वेश्चन है धारा 9 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति केंद्र सरकार दे सकती है। तो ये आपको बताना है। कोका पौधा खेती या उसकी पत्तियों के उत्पादन को भोग उपयोग की, अफीम पोस्त की खेती की, विनिर्मित औषधि के विनिर्माण की, उपरोक्त सभी की। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अनुमति, तो सभी आ जाएगा, सिंपल सा है। नियंत्रित पदार्थों को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति केंद्र सरकार को किस धारा के तहत प्राप्त है। नियंत्रित पदार्थ को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति ये आपको बताना है। तो सही आंसर धारा 9A में ये प्राप्त है। क्वेश्चन है राज्य सरकार के अनुज्ञा देने के नियंत्रण और विनियमन करने की शक्ति प्राप्त है। जिस प्रकार केंद्र सरकार को अनुज्ञा देने और विनियमन की शक्ति पूछा जाता है, राज्य सरकार का ही पूछा जा सकता है। राज्य सरकार में किस धारा में प्राप्त है, तो इसमें धारा 8, 10, 9 या 11। तो सही आंसर धारा 10 में आएगा। धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार किसे अनुज्ञा दे सकेगी और उसका विनियमन कर सकेगी। पोस्त ऋण का कब्जा, पोस्त ऋण का उपभोग, अफीम का विक्रय, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका डी आएगा। पोस्त ऋण का कब्जा, खसखस जिसको बोला जाता है, पोस्त ऋण का उपभोग, अफीम का विक्रय। तो यहाँ पर पोस्त ऋण का कब्जा करने का, पोस्त ऋण का उपभोग करने का और अफीम का विक्रय करने, उपरोक्त सभी का ये विनियमन कर सके, अनुज्ञा आज्ञा दे सकेगी। राज्य सरकार धारा 10 के अधीन निम्नलिखित में से किसके लिए अनुमति नहीं दे सकेगा। अफीम का कब्जा, कैनबिस का उत्पादन, चरस का उत्पादन, उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा, बताना है। तो सही आंसर मैं आपको बताऊं, उपरोक्त सभी इसमें नहीं आएगा। इसमें आएगा सी, चरस का उत्पादन। अफीम पर कब्जा का दे सकता है, पहले ही बताया। अफीम का कब्जा कैनबिस का उत्पादन के लिए बोला जा सकता है यहाँ पर। तो धारा 10 के अधीन निम्नलिखित में किसको अनुमति नहीं दे सकती, तो चरस के उत्पादन। हालांकि इसी के द्वारा बनता है, कैनबिस में ही चरस बनता है,
लेकिन कैनबिस का उत्पादन दे सकती है, लेकिन उसमें जो चरस बनाते हैं इसका ये आज्ञा नहीं दे सकती। तो अफीम का कब्जा कैनबिस का उत्पादन ये कर सकती है यहाँ पर। देखो, आपने देखा होगा कि अफीम का अगर आप किसी को नॉलेज नहीं है, कैसी आज्ञा दे रही है, अगर दिमाग में आ रहा होगा तो आपने खसखस दाना कर एक पढ़ा होगा, मसाले के रूप में हमारे यहाँ पर खसखस दाना, खसखस ऐसे बोलता है, खसखस दाना मार्केट मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा, या आपने मसाले के रूप में प्रयोग किया होगा। ये वास्तव में जो अफीम होता है, जो एक फल होता है, फल के अंदर जो है पोस्त, ये पोस्ता बोलते हैं, ये पोस्त एक खसखस इसमें भराया रहता है, और अफीम बनाने के लिए इसके चीरा लगाते हैं, और चीरा लगाने से गोंद निकलता है इस फल में, उसको कलेक्ट करते हैं, जिसको अफीम कहा जाता है। तो अफीम का तो यहाँ पर थोड़ा सा कब्जा वो किया जा सकता है, और अफीम का ही सांद्रण करके चरस बनाया जाता है, जैसे चरस सरस जो भी बनाते हैं, गांजा चरस से, जो भी गांजा तो कोई पेड़ होता है, लेकिन चरस सरस निकाला जाता है और भी संश्लेषित किया जाता है, और भी खतरनाक चीज बन जाते हैं। तो ये खसखस दाना जो है, जिसमें मार्केट में आपको मिलता है, ये खसखस पोस्ट, इसका तो उत्पादन होता है भाई, इसको उत्पादन करने देते हैं, लेकिन उसमें अफीम बनाने का तो मना ही किया जाएगा। तो यही से संबंधित है, तो आपको खसखस पता होना चाहिए, ये खसखस के दाने ये अफीम का ही प्रोडक्ट है बोला जाए तो। एक क्वेश्चन है, स्वापक औषधियां या मना प्रभावी पदार्थ के कुरस्थम कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा, यह प्रावधान है। मतलब क्या है कि जैसे गवर्नमेंट कहती है कोई कब्जा करना है, कुर्की करना, जब आप वो करते हो तो कौन दायित्वाधीन इसके अंतर्गत, स्वापक औषधियां या मना स्तरीय पदार्थ को कहाँ कुर्की होती है, तो ये सब कुर्की नहीं होगी। किस धारा में कहा गया है ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, धारा 11 में कहा गया, ये सबकी कुर्की नहीं होगी। स्वापक औषधियों और मना प्रभावी पदार्थ के संबंध में धारा 12 किस संक्रिया का उपबंध करता है? उसके बाह्य व्यवहार पर निबंधन, उसका कुरस्थ में कुर्की के दायित्व न होना, उसके अनुज्ञा के उल्लंघन पर दंड, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 39 का जो आंसर जो आएगा ए वाला, 39 का आंसर ए आएगा, उसके बाह्य और व्यवहार पर निबंधन करता है 12। क्वेश्चन है, सुरुचि कर्मक की निर्मित में उपयोग के लिए कोका के पौधा और कोका के पत्तियों के संबंध में विशेष उपबंध किस धारा में किया गया है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर सी आएगा, धारा 13 में कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति माने लाइसेंस होता है, कि शर्त का उल्लंघन में पोषण का उत्पादन, कब्जा, आयात, निर्यात, क्रय विक्रय, उपभोग करता है, तो वह किस धारा का दंडनीय होगा। मान लीजिए मैं आपको बोला हूं कि भाई 1 एकड़ खेत में ही आप उत्पादन करोगे और उसका बताओगे कितना उत्पादन हुआ, लेकिन आप 1 एकड़ न करके 2 एकड़ में कर रहे हो, माने उल्लंघन कर रहे हो, तो उसके लिए बात किया गया। आपको लाइसेंस है, उगा सकते हो, लेकिन आप उल्लंघन करते हो, तो उसके लिए किसमें बताया गया ये आपको देखना है। सही आंसर सी आएगा, धारा 13 में इसके उल्लंघन के लिए दंडनीय 41 में दंडनीय बनाया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर है, कोका पौधा या पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए अधिकतम कारावास का दंड क्या होगा, यह आपको बताना है कि कोका पौधा या पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए अधिकतम कारावास का दंड, यह आपको बताना है। सही आंसर बताना है, 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, आजीवन कारावास तक। तो कोका पौधा पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए अधिकतम दंड जो है 10 वर्ष तक का दिया गया है, 10 वर्ष तक का अधिकतम दंड है। निर्मित अफीम के संबंध में जहां उल्लंघन अल्प मात्रा का हो, ध्यान रखेंगे, जहां उल्लंघन अल्प मात्रा का हो, वहां किस अवधि के कारावास या अर्थदंड के दंडित किया जाएगा? 6 माह तक कारावास से 10,000 रुपए तक जुर्माना, 3 माह तक कारावास या 50,000 रुपए तक जुर्माना, या आगे यहां पर किया गया है 10 वर्ष तक कारावास से 1,00,000 रुपए तक जुर्माना, या 20 वर्ष तक कारावास से 2,00,000 रुपए तक जुर्माना। लेकिन अगर आप अल्प मात्रा में रखे हैं, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा चेंजेस करूंगा मैं, यहाँ पर अभी 6 महीने को बदलकर 1 वर्ष कर दिया गया। तो ये आंसर 1 माह तक कारावास, सॉरी, एक माह तक कार यहाँ पर जो कर दिया गया है, एक यहाँ पर जो है 1 वर्ष कर दिया गया, 6 माह, यहाँ पर माह नहीं है, ये 1 वर्ष कर दिया गया। याद रखेंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 वर्ष तक कारावास हो सकता है आपको। अल्प मात्रा में है तो 1 वर्ष तक कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना आप पर लग जाता है।
अल्प से ध्यान रखेंगे, अल्प से अधिक रखते हो, अल्प से अधिक रखते हो तो 10 साल तक आपको कारावास हो सकता है और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। 1 लाख तक जुर्माना। और वाणिज्यिक रूप में आप रखते हो, माने व्यावसायिक रूप में रखते हो तो 10 से 20 साल तक का आपको कारावास हो सकता है और 1 से 2 लाख तक का आपका जुर्माना रख सकता है। अल्प मात्रा में तो 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना। अल्प से अधिक रखे हो तो 10 साल तक कारावास और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और वाणिज्यिक रूप में रखे हो तो 10 से 20 साल तक कारावास, 1 या 2 वर्ष तक का जुर्माना, 1 से 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर आया, अफीम पोस्त और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किसमें किया गया है, ये आपको बताना है। 44 का यहाँ पर सही आंसर सी आएगा, धारा 18 में किया गया है। ये धारा 18 में इसमें किया गया है। यदि कोई खेतीहर उत्पादित अफीम का गबन या उसका अन्यथा व्ययन करता है तो उस पर अधिकतम जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। मैंने आपको लाइसेंस दिया था और आपने मेरे को झूठ बोला, आपने उसका गबन किया, तो उसके लिए जुर्माना आपको बताना है कि अधिकतम क्या जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सही आंसर इसका जो आएगा यहाँ पर 45 का बी वाला, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2 लाख रुपए तक का आपका जुर्माना यहाँ पर लग सकता है। और कारावास भी 10 से 20 वर्ष तक का हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 लाख तक का जुर्माना यहाँ पर आपको लग सकता है, 1 से 2 लाख तक का। यहाँ यदि कोई खेतीहर यहाँ पर 10 से 20 वर्ष तक कारावास भी हो सकता है आपको। और आपका जो सही आंसर है, अधिकतम बोले तो 2 लाख तक का कारावास आपको यहाँ पर हो सकता है। न्यूनतम 1, अधिकतम 10। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, यदि कोई व्यक्ति दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी कैनबिस के पौधों की खेती में करेगा वह दंडनीय होगा। माने यहाँ पर आपको बताना है कि यदि कोई व्यक्ति दी गई अनुज्ञप्ति माने लाइसेंस आपको मिला है कि शर्त का उल्लंघन करता है तो आप उसको कब क्या दंडित करोगे, ये आपको बताना है कि क्या दंडित हो सकता है। तो सही आंसर सी आएगा, 10 वर्ष तक का कारावास। 10 वर्ष तक का कारावास आपको दिया जा सकता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। यहाँ पर यह दोनों एक साथ हो सकता है। विनिर्मित औषधि के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किसमें किया गया है, ये आपको बताना है कि विनिर्मित औषधियां, चरस गांजा जो भी होता है इसमें बनाते हैं, उसमें आपको बताना है किसमें आएगा। तो ये धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय होगा। धारा 22 के तहत दंड का प्रावधान है, इसमें से आपको बताना है खेतीहर द्वारा अफीम गबन, निर्मित अफीम के शर्त के उल्लंघन के लिए, मनोत्तेजक पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। लेकिन सब में उपरोक्त सभी मत लगाना। धारा 22 के तहत दंड दिया जाता सी वाला आएगा, मनोत्तेजक पदार्थ के संबंध में उल्लंघन के लिए यह दिया जा रहा है। तो मनोत्तेजक पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए धारा 22 में यहाँ पर किया गया है। मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ के भारत में आयात निर्यात को किस धारा में दंडनीय माना गया है। आयात निर्यात का किस धारा में दंडनीय माना गया, इसमें आपको बताना है। सही आंसर जो था मादक द्रव्य या मनोत्तेजक पदार्थ को भारत में आयात निर्यात में धारा 23 इसको दंडनीय बनाता है। क्वेश्चन यहाँ पर, किस अपराध के किए जाने के लिए किसी परिसर, स्थान आदि का उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देने के लिए दंड का प्रावधान है, ये आपको बताना है। ये इसमें क्वेश्चंस है। सही आंसर इसमें आपको लगाना है, तो सही आंसर बी आएगा। माने कोई परिसर को आप आज्ञा देते हो भैया रख लो गांजा फांजा यहाँ पर, तो इसके लिए धारा 25 में क्या आ गया, यह अपराध घोषित करता है या दंड का प्रावधान है। अनुज्ञप्तिधारी माने लाइसेंस धारी या उसके सेवकों द्वारा धारा 26 के अंतर्गत लेखा रखने, विवरणी प्रस्तुत करने या किसी युक्तियुक्त हेतु के बिना लोप करेगा तो किस अवधि तक कारावास से दंडित होगा, ये आपको बताना है। उनको लेखा रखना जरूरी है, लेकिन आप इसका लोप कर रहे हैं तो आप कितने कारावास से दंडित होंगे, तो सही आंसर 3 वर्ष के कारावास से आप दंडित हो सकते हो। तो सही आंसर इसका 51 का सी आंसर आएगा, 3 वर्ष। क्वेश्चन है, जो कोई भी स्वरूपक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ का उपयोग करेगा वह किस अवधि के कारावास तक दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर यह है, ये बताया गया कि आप अगर खुद नशेड़ी हैं, आप खुद नशा करते हैं, तो आप इन इन चीजों का सेवन करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा शाहरुख खान के लड़का अरेस्ट हुआ था, उससे संबंधित यहाँ पर दिया गया। तो इससे संबंधित कितने वर्ष का कारावास यहाँ पर हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर 1 वर्ष।
सही आएगा 1 वर्ष, सही बताओ 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपए जुर्माना, या 1,000 का कारावास या 20,000 का जुर्माना, या दोनों लगा सकता है, या तो दोनों लगा सकता है यहाँ पर, या केवल जुर्माना या 1 वर्ष कारावास, या दोनों लगाया जा सकता है अगर आप स्वयं इन पदार्थों का सेवन करते हैं। क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने के प्रयत्नों के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में? देखो, अपराध करने का प्रयत्न करोगे तो प्रयत्न को भी इसमें दंडनीय बना दिया गया है। तो किस धारा में? तो सी वाला आएगा, धारा 28 के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किसमें किया गया है? तो इसमें भी आंसर बी आ जाएगा, धारा 29 में। तो आपको याद करना होगा, दिमाग में बैठाना होगा, धारा 29 में दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान इसमें किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। माने एक बार आप दोष सिद्ध हो चुका और फिर वही अपराध करते हो तो किस धारा में इसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 31A में। 31A में फिर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। आप एक बार दोष सिद्ध हो चुके हो अपराध के, वाणिज्यिक अपराधों के लिए विशेष करके, अगर फिर दोबारा वही काम करते हो तो 31A तक मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। इस अधिनियम के अधीन दिए गए आदेश का निम्नलिखित में से नहीं किया जाएगा। निलंबन, परिहार, लघुकरण, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर यही आएगा। आप निलंबन भी नहीं कर सकते इनको, माने यहाँ पर परिहार भी नहीं कर सकते और लघुकरण छोटा मोटा नहीं कर सकते, मतलब उसको कम नहीं, सजा को कम नहीं कर सकते, थोड़ा देर के लिए रोक नहीं सकते। ये सब चीज इसमें कुछ भी नहीं होगा इसके अंतर्गत। इस अधिनियम के अधीन अपराधी पर्यवेक्षण अधिनियम लागू होने का आयु सीमा निर्धारित है। तो आयु सीमा क्या निर्धारित है भाई? पर्यवेक्षक आयु सीमा इसमें तो 18 वर्ष है, 18 वर्ष से नीचे ही होगा तभी पर्यवेक्षक वाला जो लगेगा, अन्यथा नहीं। तो 18 वर्ष से आपको क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। आपराधिक मानसिक दशा का अवधारणा संबंधी प्रावधान किसमें दिया है? तो ये बी में दिया है, धारा 35 में दिया गया है। इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचरण निम्न न्यायालय द्वारा किया जाएगा। विचारण होना चाहिए, विशेष न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपरोक्त सभी। सही आंसर ए आएगा, विशेष न्यायालय द्वारा। धारा 36 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया होगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध अच्छी तरह से मालूम, अजमानती और संज्ञेय है। तो यहाँ पर जमानती दिया, असंज्ञेय दिया, जबकि संज्ञेय, संज्ञेय का अर्थ होता है बिना वारंट का पुलिस कोई भी अधिकारी जो इसके अंतर्गत है वो आपको गिरफ्तार कर सकता है। क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अधीन कब अपराधियों को परिवीक्षा पर निर्मुक्ति करने का न्यायालय की शक्ति का प्रावधान किया गया है? ये आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, धारा 39 में। इस अधिनियम के धारा 41 के अंतर्गत वारंट तथा प्राधिकार जारी करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। जिला मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार द्वारा। इसमें आपको बताना है, तो सही आंसर इसका ए आएगा, जिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त नहीं है, बाकी सबको प्राप्त है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि धारा 41, 42, 43 का अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन लेगा तलाशी, ये आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसका डी आएगा, केवल उक्त अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा ही ली जा सकती है। माने जो भी तलाशी लेगा कोई सामान्य नहीं लेगा, उस अधिनियम, केवल उक्त अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा ही ली जा सकती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।